क्या दोस्तों आपको पता है प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? भारत देश ने किस देश के साथ मिलकर अजय वॉरियर नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? मिशन कवच कुंडल अभियान किसने शुरू किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 अक्टूबर को प्रति वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता लाना और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने हेतु तो यह दिवस मनाया जाता है। इमेज में देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट IMP क्वेश्चन कि इस साल के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। क्या? एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, इसी थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जा रहा है। और 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत हुई थी, तो यह भी याद रख लो कि पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 1992 में। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाता है। और यहाँ जब इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं तो मैंने आपको 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक जो भी महत्वपूर्ण डे आए तो उनके बारे में फिर से रिवाइज करने जा रहा हूँ। विथ इमेज आपको मैं समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो याद रखो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया गया, यानी कि 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया। और उसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर की समयावधि को वन्य जीव सप्ताह, क्या दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया गया। और 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, हमारे पूज्य बापू के जन्म दिवस को मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। उसके बाद आया 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया। और 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर की समयावधि को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाता है। यह सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। यदि आप रेगुलर हमारा करंट अफेयर देखते हैं तो यह तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे हमने कब मनाया? 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, इंडियन एयरफोर्स डे, कब? 8 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, यानी कि UPU का स्थापना दिवस है। और अब हम बात की 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर को हमने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। और दोस्तों यह सभी इंपॉर्टेंट डे आपने याद रख लिए हैं, तो अब इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे कि आपको कितना याद रहा है। ओके, और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर।
फोर्ब्स मैगजीन की 2021 की शीर्ष 100 अमीर भारतीय महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में फोर्ब्स ने 2021 की शीर्ष 100 अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप पर है सावित्री जिंदल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सावित्री जिंदल। इमेज में आप देख सकते हैं फोर्ब्स मैगजीन ने 2021 की शीर्ष 100 अमीर भारतीय महिलाओं की सूची जारी की है और सूची में 7वें स्थान पर काबिज ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन कौन है? सावित्री जिंदल सबसे अमीर भारतीय महिला है। लेकिन यह फोर्ब्स मैगजीन ने 2021 के शीर्ष 100 अमीर भारतीय पुरुष की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें टॉप पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। और हैवेल्स इंडिया की कमान संभालने वाले विनोद राय गुप्ता दूसरी सबसे अमीर महिला है, जो फोर्ब्स की सूची में 24वें स्थान पर है। और फार्मा कंपनी यूएसवी की चेयरपर्सन लीना तिवारी तीसरी सबसे अमीर महिला है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा था? वेरी नाइस, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड पोस्टल डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, यानी कि कल ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। और विश्व डाक दिवस कौन मनाता है, वो भी तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए। विश्व डाक दिवस यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र मनाता है। किस उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है? लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका को बढ़ाने हेतु साथ साथ वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए जागरूकता लाने हेतु विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को ही यह महत्वपूर्ण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। क्या? यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 में कहां पर? स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में हुई थी। इसीलिए 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1969 में टोक्यो, जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। और यहां हमने जिक्र किया है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है क्या? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और यह सदस्य देशों में डाक नीतियों के समन्वय का कार्य करती है। क्लियर? और हमारे भारत में डाक के इतिहास की बात करें तो इतिहास के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखो, हमारे भारत में डाक के इतिहास के बारे में 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। कब? 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने, यानी कि उस वक्त हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन, तो ब्रिटिश शासन में डाक के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। और भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहां और कब खोला गया था? भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था। और स्पीड पोस्ट भारत में कब शुरू हुआ? 1986 में स्पीड पोस्ट की हमारे भारत देश में शुरुआत हुई। और मनी ऑर्डर सिस्टम कब शुरू हुआ? 1880 में। और पहला डाकघर जो भारतीय सीमा के बाहर है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखो, भारत देश के बाहर हमारे देश का पहला डाकघर अंटार्कटिका दक्षिण गंगोत्री में 1983 में स्थापित किया गया था। क्लियर? आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर शुरू हुआ? दोस्तों, सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है और भारत ने यह अजय वारियर नामक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन। और यह कहां पर आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी बन सकता है। तो अजय वारियर का यह छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य के चौबटिया में। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। और इससे पहले भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया था।
और आगे बात करें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अन्य संयुक्त अभ्यास कौन कौन से हैं जो हम आयोजित करते हैं? तो याद रखो, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है कोंकण, और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक वायुसेना अभ्यास भी आयोजित किया जाता है जिसका नाम है इंद्रधनुष। तो कोंकण एक नौसेना अभ्यास, इंद्रधनुष एक वायुसेना अभ्यास, और यहां जो हमने बात की अजय वॉरियर, और यह एक थल सेना अभ्यास है। क्लियर? और अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास की बात करें तो यहां पर दोस्तों अभ्यास के नाम और देश के नाम लिखे हैं, और यह पूरी लिस्ट मोस्ट आईएमपी है। तो याद रखो, भारत देश इंडोनेशिया के साथ मिलकर गरुड़ शक्ति नामक सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। तो भारत मालदीव के साथ मिलकर एक्वेरिन आयोजित करता है। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड अभ्यास आयोजित किया जाता है, और भारत और सिंगापुर की सेना के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। तो मित्र शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास भारत ने हाल ही में श्रीलंका के साथ मिलकर आयोजित किया, और यहाँ पर पढ़ सकते हैं हाल ही में यह मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है श्रीलंका के साथ मिलकर। ओके, और नोमैडिक एलिफेंट हम मंगोलिया के साथ आयोजित करते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक मंथ पहले युद्ध अभ्यास नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। दोस्तों, यह सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। 5वां क्वेश्चन, मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? इमेज में दोनों को देख सकते हैं। मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शांति। यहां पर पढ़ सकते हैं द नोबेल पीस प्राइज 2021 किसको दिया गया है? मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को। वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेस्सा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को दिया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रख लेनी चाहिए कि हाल ही में मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दोनों की बात करें तो साल 2012 में मारिया रेस्सा ने रेपलर की स्थापना की थी। क्या? मारिया रेस्सा ने रेपलर की स्थापना की थी, और वो इस डिजिटल मीडिया कंपनी की को फाउंडर है, और ये कंपनी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म को आगे बढ़ाती है। क्या? एक कंपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को आगे बढ़ाती है। और दूसरी ओर दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव की बात करें तो दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव भी एक जर्नलिस्ट है, और उन्होंने रूस में नोवाजा गाजेटा नाम से एक अखबार की स्थापना की थी। क्या? नोवाजा गाजेटा नाम से एक अखबार की स्थापना की थी दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव ने। और पिछले साल यानी कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखो, पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, जिससे साल 1961 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर की तरफ से शुरू किया गया था। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किसने शुरू किया था? 1961 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर की तरफ से शुरू किया गया था, और इस प्रोग्राम का मकसद दुनिया में हर किसी को खाना मुहैया कराना था। 6वां क्वेश्चन, रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू की भारतीय जोड़ी ने ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? दोस्तों, पदक तालिका में हमारा भारत देश पहले स्थान पर है, और हाल ही में रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू की भारतीय जोड़ी ने
ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वर्ण पदक। जोड़ी को इमेज में आप देख सकते हैं, रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू की भारतीय जोड़ी ने ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत को 10वां गोल्ड मेडल पदक दिलाया। क्या भारत को 10वां गोल्ड दिलाया है इस जोड़ी ने। और किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है वो भी याद रख लो कि इस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सांगवान और सिद्धू की जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। किस इवेंट में भाग लिया है? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में यह जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता और यह हमारे भारत देश का 10वां गोल्ड मेडल था। और भारत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। यानी कि गोल्ड मेडल भी जीता और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। इमेज में आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले। तो ब्रॉन्ज मेडल किसने दिलाया है? तेजस्विनी और अनीश की जोड़ी ने थाईलैंड की ही जोड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता। यानी कि फाइनल मुकाबले में थाईलैंड को हराया और साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल में भी थाईलैंड को हराया। और भारत यह इवेंट में पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो सभी हमारे निशानेबाजी को एक सैल्यूट तो बनता ही है। 7वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9.5%। आरबीआई ने 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। और हमारे वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इमेज में आप देख सकते हैं शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। और निर्यात सितंबर 2021 में लगातार 7वें महीने 30 अरब डॉलर से अधिक रहा, जो मजबूत वैश्विक मांग और नीति संबंधी समर्थन को दर्शाता है। तो दोस्तों, जब हमारे देश का निर्यात बढ़ता है तो हमें मान लेना चाहिए कि हम अच्छी प्रगति पर है। यानी कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है इसमें काफी इजाफा हो रहा है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर बरकरार रखा है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हमारे वर्तमान रेपो दर कितने हैं? तो 4% और रिवर्स रेपो दर है 3.35%। 8वां क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, पहले क्वेश्चन को याद कीजिए, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है 7 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और विश्व कपास दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब और किसने की थी? 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी। कब? 7 अक्टूबर 2019 को। और विश्व व्यापार संगठन ने यह विश्व कपास दिवस मनाने की घोषणा की तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोले तो WTO, फुल फॉर्म बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं रॉबर्टो अजेविडो WTO के वर्तमान महानिदेशक है। और जब हमने यहाँ विश्व कपास दिवस की बात की तो पूरे विश्व में कपास का उत्पादन कितने देशों में होता है? 75 देशों में। और कपास के जरिए वार्षिक व्यापार हमारे भारत देश में कितना होता है? लगभग 18 अरब डॉलर। और कपास की खेती में शामिल किसान कितने हैं? 26 मिलियन है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारा पड़ोसी मुल्क चीन।
और चीन के बाद कपास के बड़े उत्पादक देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान और तुर्की हमारे भारत देश के बाद आते हैं। नवा क्वेश्चन, टाटा सन्स ने कितने रुपए में एयर इंडिया के अधिग्रहण की नीलामी जीती? एयर इंडिया की हाल ही में नीलामी हो गई है और सरकार के पास से अब एयर इंडिया चली गई है दोस्तों टाटा सन्स के पास। लेकिन टाटा सन्स ने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया के अधिग्रहण की नीलामी जीती। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18,000 करोड़। टाटा सन्स समूह के ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। और गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंत्री समूह की 4 अक्टूबर को हुई बैठक में इस सौदे को मंजूरी दी गई थी। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन सचिव कौन है? राजीव बंसल। इमेज में आप देख सकते हैं, वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन सचिव है। और एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने से पहले इसका परिचालन टाटा समूह के पास ही था। और 1932 में प्रसिद्ध उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। दोस्तों यह फैक्ट हमें याद रख लेना चाहिए कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में। और एयर इंडिया की स्थापना किसने की? एक प्रसिद्ध उद्योगपति, नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने। 10वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही मेट्टे फ्रेडरिक्सन किस देश की प्रधानमंत्री है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। वो हाल ही में भारत देश के दौरे पर है। 3 दिवसीय भारत का दौरा करने वाले यह मेट्टे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क देश की प्रधानमंत्री है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनमार्क देश। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच चुकी है। इस दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिली और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी की। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने रविवार को यानी कि आज ही ताजमहल और आगरा किला का दीदार किया। और आज सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में ताजमहल देखने जा रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि मेट्टे फ्रेडरिक्सन के लिए यह 2 घंटे के लिए दोस्तों बंद रखा गया है, क्योंकि अकेली मेट्टे फ्रेडरिक्सन यह ताजमहल का दीदार करेगी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहां किया गया? बहुत ही शानदार तरीके से यह टर्मिनल बनाया गया है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन देहरादून में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून। और देहरादून में उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने। और यह कौन है? हमारे नागर विमानन मंत्री है। नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने देहरादून से पिथौरागढ़, हल्द्वानी, श्रीनगर, गौचर और चिन्यालीसौर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और श्री ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने देहरादून में आयोजित ड्रोन उत्सव में भी भाग लिया। क्या यह ड्रोन उत्सव आयोजित किया गया है देहरादून में, जिसमें श्री ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया ने भाग लिया। और इस अवसर पर ड्रोन विमानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। और हमारे केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री कौन है? VK सिंह, यानी कि विजय कुमार सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं, विजय कुमार सिंह केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस अवसर पर मौजूद थे। 12वां क्वेश्चन, मिशन कवच कुंडल अभियान किसने चलाया? हाल ही में मिशन कवच कुंडल अभियान महाराष्ट्र की सरकार ने चलाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। केंद्र सरकार के 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल नाम का 7 दिन का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो यह मिशन कवच कुंडल है क्या? 7 दिन का कोविड टीकाकरण अभियान है। नाम दिया गया है मिशन कवच कुंडल। और इसका उद्देश्य प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण है। क्या मिशन कवच कुंडल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है?
प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करना है। और मिशन कवच कुंडल का अभियान का अनावरण किसने किया? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजेश टोपे। इमेज में आप देख सकते हैं, राजेश टोपे ने मिशन कवच कुंडल अभियान का शुभारंभ किया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, कुलभूषण पंडित निम्न में से किस अभिनेता का नाम है? दोस्तों, हाल ही में कुलभूषण पंडित का 8 अक्टूबर को जन्म दिवस मनाया गया, इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं यह अभिनेता। कुलभूषण पंडित हमारे भारत के फिल्म इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह राजकुमार का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकुमार। इमेज में आप देख सकते हैं कि आपने तिरंगा फिल्म देखी है, नाना पाटेकर जी और राजकुमार जोड़ी लाजवाब है, जबरदस्त डायलॉग भी है, आप देख लीजिए। ओके, मैंने तो कई बार देखी है। तो संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित बोले तो राजकुमार। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ और राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। और एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने उनसे कहा, हजूर, अगर आप फिल्मों में हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को सिपाही की बात जच गई और उन्होंने इस बारे में कोशिश शुरू कर दी और बाद में दोस्तों लाजवाब फिल्म दी है। तो 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल और वक्त ने राजकुमार को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। राजकुमार को दिल एक मंदिर और वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया और 1996 में उन्हें फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है राजकुमार को। यानी कि 8 अक्टूबर को दोस्तों राजकुमार का जन्म दिवस मनाया गया, इसीलिए यह मजेदार क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। ऑल इंडिया रेडियो में भी यह बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी थी, वहां से क्वेश्चन मैंने सेट किया था। और अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। तो दोस्तों कल के वीडियो के क्वेश्चन की, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में दिल्ली में रामलीला का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही। हमारा सही ऑप्शन बन जाता है उपर्युक्त सभी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है राकेश गामित। राकेश गामित ने लिखा है कि यह सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है और साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य जगत का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह बात मैंने बीच में पूछी थी, यानी कि राकेश गामित ने बहुत ही ध्यान से करंट अफेयर का वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। और रोशनी प्रजापति ने अर्ली मॉर्निंग में जब सुबह 4 बजे यह वीडियो पब्लिश हुआ तुरंत गुड मॉर्निंग लिखा और साथ साथ कमेंट में भी लिख दिया कि यह उपर्युक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है महावीर सिंह परमार, जयराज राठवा, ड्रीम वर्दी ने भी अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे यह वीडियो देख लिया था और मैं रिप्ले भी कर रहा था। दोस्तों डेली मैं देखता हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी काम कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों ऑफलाइन तरीके से सभी को रिप्ले कर देता हूँ, ऑनलाइन में नहीं कर सकता हूँ। ओके। और अंकिता ए चौधरी चेतन सिंह, अनिल कुमार बोडत, वसावा भूपेंद्र, HR हंसा, इन सभी दोस्तों के आंसर बिल्कुल सही। देवराज सरवैया, मानसी प्रजापति, सुमित्रा परमार, विनेश कोहली, विक्रम बर्रार, भावना तड़वी, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन IMP है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग कहां किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग कहां किया जाएगा? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक,
व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।